ये सारा मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं जो बैक बेंडिंग स्टैंडिंग से शुरू करती हूँ। तो बैक बेंड स्टैंडिंग में मतलब ये नाम से ही आपको क्लियर है कि स्टैंडिंग है मतलब ये कैसे होंगे, खड़े होके होंगे। ठीक है, और बैक बेंड है मतलब पीछे की ओर मुड़ना है। तो चलिए हम प्रार्थना जी से शुरू करते हैं। सभी की स्क्रीन में विजिबल है ना? यस। तो प्रार्थना जी अनम्यूट करें, बताएं ये अर्ध चंद्रासन है, इसके आपको क्या क्या की पॉइंट्स समझ में आ रहे हैं? सारे वहां पर लिखे हुए भी हैं। एक मिनट मैम जी, मैम, जो लिखा हुआ है उसको भी रिपीट कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अपर बॉडी बैंड बैक विद पैरेलल टू दी फ्लोर। जो अपर बॉडी है वो फ्लोर के पैरेलल होनी चाहिए। तो देखिए, जब मैंने पाम्स आपको इन बैक बेंडिंग पढ़ाया था तो मैंने आपको दो तरह की बैक बेंडिंग बताई थी। एक तो स्लाइड बैक बेंडिंग थी, एक एडवांस थी। तो ये वाली जो बैक बेंडिंग है ये किस में आ जाएगी? एडवांस बैक बेंडिंग। क्लियर हुआ? चलिए कंटिन्यू। palms in नमस्कार मुद्रा with biceps in कांटेक्ट विद ईयर्स। जो आपके हाथ होंगे वो कान के बगल से होते हुए नमस्कार मुद्रा में रहेंगे। हाँ, अब बाइसेप क्या होगा? यस मैम, क्योंकि इसमें आउटसाइड हाथ नहीं, इसमें पर्टिकुलर टर्म क्या यूज किया है? बाइसेप, बाइसेप्स, ओह सॉरी, है ना? बाइसेप्स लगे होने चाहिए। इट मींस एल्बोज आपके आउटसाइड होंगे यस, हेड है ना? के। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आसन करे तो ये जो बाइसेप है, क्योंकि ये बाहरी मसल्स क्या ट्राइसेप हो जाएगा। ये बाइसेप क्यों है? यहाँ पर 2 मसल्स ज्वाइंट होते हैं, यहाँ पर 3 होते हैं, तो ट्राइसेप। तो ऐसा ना हो कि ये ऐसे घूम के लगा हुआ हो, ये प्रॉपर बाइसेप कान को टच हो, है ना? फेस फेसिंग अपवर्ड, फेस अपसाइड होना चाहिए। ये पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली जब बच्चे ये आसन करते हैं ना तो ऐसे हेड को पूरा डाउन कर देते हैं। ये ज्यादातर एथलीट ये मिस्टेक करते हैं। और जब वो हेड डाउन करते हैं तो ये जो लास्ट के दोनों पॉइंट है ना, कि जो बाइसेप्स हैं वो कान को टच रहे और फेस जो है वो फॉरवर्ड रहे, ये दोनों मिस हो जाते हैं, है ना? मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि हाथ ऊपर किया, पीछे झुके और सिर को पीछे की तरफ ढीला छोड़ दिया। तो एथलीट में हमको क्या ध्यान रखना है? ये दोनों पॉइंट्स। और तीसरा पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी जो बॉडी है वो फ्लोर के पैरेलल हो सकता है इसकी बहुत अच्छी बैक बेंडिंग हो। तो जब बहुत अच्छी बैक बेंडिंग होती है ना तो ये सिर को और भी नीचे ला सकता है, राइट? तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अपर बॉडी फ्लोर के पैरेलल नहीं रहेगी, क्योंकि ये पोजीशन ऐसी ही चाहिए। लेकिन अगर एथलीट बहुत अच्छा बैक बेंडर है तो वो और नीचे ले आएगा। मान लीजिए कोई पूर्ण चक्रासन बहुत अच्छे से कर लेता है तो उसकी तो बैक बेंडिंग बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ पर उसने बैक बेंडिंग तो बहुत अच्छी की, बट आसन जो है उसमें उसके मार्क्स कट हो गए। फिर उसको क्या लगेगा कि मैंने तो इतना परफेक्ट किया था। तो यहाँ कोच को ध्यान रखना है कि उसकी अपर बॉडी फ्लोर के पैरेलल रहे, उससे डाउन ना हो, राइट? चलिए सेकंड आसन है भीमासन। सुनील जायसवाल जी आप बताएंगे? यस मैम। ओके। मैम भीमासना जो है इसमें जो भी आगे पैर करेंगे वो 90 डिग्री पर रखेंगे। उसके बाद जो पीछे पैर स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसका जो पंजा है आगे पैर के पंजे से परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब तिरछे नहीं होना चाहिए, साइड में नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो उसकी बैक बैंड है वो अच्छे से होना चाहिए और पूरी प्रॉपर पीछे से जाए। वो पूरे दोनों हाथ की पाम्स मिली हुई पीछे जो हमारी हैमस्ट्रिंग्स हैं वहां पर टच होना चाहिए, उनकी फिंगर्स, हैंड की फिंगर्स। हमारा जो सिर का भाग है वो पीछे की ओर जाएगा, पूरा अपवर्ड होगा, वो ऊपर की ओर देखेगा, उसका फेस ऊपर की ओर होगा। वेरी गुड, थैंक यू सुनील जी। अब इसमें देखिए थैंक ये यू। जो आसन है इसमें हमको क्या क्या ध्यान रखना है? पहले तो ये जो हैमस्ट्रिंग है वो फ्लोर के पैरेलल हो। यदि हैमस्ट्रिंग को फ्लोर के पैरेलल नहीं करेंगे तो 90 डिग्री हो सकता है क्या? पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट क्या ध्यान रखना है कि हैमस्ट्रिंग जो है फ्लोर के पैरेलल है।
और क्या फर्क होता है, नी अगर 90 डिग्री पर है और नी मान लीजिए 100 डिग्री पर है, तो प्रेशर में कहाँ फर्क आएगा? यदि कोई एथलीट नी को 90 डिग्री बेंड कर रहा है, वहीं दूसरा एथलीट नी को 100 डिग्री बेंड कर रहा है, मतलब ये जो काफ मसल है ये फ्लोर के पैरेलल ना होके थोड़ा सा ऊपर है, राइट? तो कैसे वो पता करेगा, कोई सामने देखने वाला नहीं है, क्या फर्क आएगा प्रेशर का? मैम नी पे प्रेशर चला जाएगा यस, पूरा। वेरी गुड प्रार्थना। तो जब भी ये पैरेलल होती है तो नी का प्रेशर रिलीज होके और जो क्वाड्रिसेप और हैमस्ट्रिंग है, मतलब थाई के जो ऊपर मसल्स हैं और जो नीचे मसल्स हैं, उन पर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्लियर हुआ सभी को? अब इसमें देखिए जो दूसरा पीछे वाला पैर है वो, जैसे कि अभी सुनील जी ने बोला, ये परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब इसका पैर का पंजा जो है वो सामने की तरफ रहेगा। अब इसमें जो दोनों आर्म्स को पीछे की तरफ ले गए हैं, तो इसमें शोल्डर डाउन होना चाहिए, जिससे चेस्ट पूरी तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में हो। यदि वो शोल्डर पूरे डाउन नहीं करेगा तो चेस्ट ओपन ही नहीं होगा, ओपन नहीं होगा तो वो अपवर्ड नहीं होगा। तो शोल्डर को रोल बैक करें और उसके बाद फिर पीछे की ओर ले जाए। यदि शोल्डर ऐसे ही रखते हुए वो पीछे ले जाएगा तो चेस्ट ओपन नहीं होगा। आप लोग चाहें तो एक बार करके देखें तो शायद समझ में आएगा। शोल्डर जैसे हम नॉर्मल बैठते हैं, पीछे हाथ ले जाएं तो देखिए आपका चेस्ट उतना ओपन नहीं होगा, लेकिन इसको आप रोल बैक पूरा करते हैं और उसके बाद हाथ पीछे ले जाते हैं तो जो चेस्ट है वो कंप्लीटली ओपन हो जाता है। यस, प्रार्थना जी कर रही हैं। फर्क है दोनों में प्रार्थना जी, राइट? तो इसमें हमारे जो शोल्डर हैं वो कैसे होने चाहिए? डाउन होने चाहिए। हैंड की पोजीशन कैसा होना चाहिए? इंटरलॉक। इंटरलॉक मतलब पोजीशन कैसी? ये, ठीक है, ये पोजीशन, मतलब ग्रिप कैसी रहेगी? फिंगर्स को इंटरलॉक करके पाम के ऊपर पाम। और ये जो पाम है ये कहाँ पर आना चाहिए सुनील जी? हैमस्ट्रिंग पर नहीं, काफ मसल पर आना चाहिए, ठीक है? मतलब नी के नीचे, जिसको हम पिंडली भी बोलते हैं साधारण भाषा में। तो ये जो हैंड पोजीशन है जिसको आपने फिंगर्स को इंटरलॉक किया है, ये काफ मसल पर आनी चाहिए। फेस अप, इसमें देखिए फेस फेसिंग बैकवर्ड है, इसकी जस्ट ऊपर वाले में अपवर्ड थी और इसमें बैकवर्ड। दोनों में आपको समझ आ रहा है अंतर? जस्ट हमने जो ऊपर वाला देखा था इसमें अपवर्ड थी, तो जो उसका हेड है वो भी फ्लोर के पैरेलल है, बट इसमें बैकवर्ड है। तो आप देखिए सिर भी पीछे की तरफ झुका हुआ है, ठीक है? और उसका हैंड बैक जो लेग है और जो हैंड्स है ये कैसे होने चाहिए? स्ट्रेट होने चाहिए। क्लियर सभी को? नेक्स्ट आगे जाएं हम। अब थर्ड है चमत्कार आसन। इसको कौन समझाएगा? कोई भी अपने आप को एक अनम्यूट कीजिए। यस मैम, वसु जोशी दिस साइड। ओके वसु, प्लीज कंटिन्यू। यस, चमत्कार आसन। इसमें एक लेग जो है स्ट्रेट रहेगी हमारी, फर्मली प्लेस ऑन द ग्राउंड। अच्छे से उसको पैर रखा गया होगा, पूरी स्ट्रेट रहेगी हमारी लेग, और अदर लेग शुड बी फोल्डेड 90 डिग्री एंगल विथ ओनली टो टचिंग द ग्राउंड। और जो दूसरा पैर जो हमारा रहेगा वो 90 डिग्री पर फोल्ड रहेगा अंदर की तरफ, टो टच करते हुए। वन हैंड फर्मली प्लेस ऑन द ग्राउंड, और एक हाथ जो हमारा रहेगा, जो पैर सीधा है वो वाला हाथ हमारा ग्राउंड पे रहेगा। अदर हैंड शुड बी स्ट्रेच फॉरवर्ड पैरेलल टू द ग्राउंड एंड इन ज्ञान मुद्रा। और जो दूसरा हाथ है जो फोल्डेड वाली लेग वाला साइड वाला, वो ज्ञान मुद्रा में पैरेलल रहेगा फ्लोर के। हैंड एंड लेग विच आर फर्मली रेस्टेड ऑन ग्राउंड शुड बी इन वन लाइन। जो दोनों रेस्टेड है, जो पैर दोनों पूरे स्ट्रेट रहेंगे बिल्कुल, जो पैर सीधा है आगे वाला, और जो उसी लाइन का उसी वाला हाथ, उसी साइड का जो पैर है उसी साइड का हाथ है, दोनों स्ट्रेट रहेंगे, टच रहेंगे ग्राउंड पे तरह से। एंड हेड बिटवीन बोथ द हैंड्स एंड फेस फेसिंग टुवर्ड्स। और दोनों हाथों के बीच में जो हमारा हेड रहेगा वो फॉरवर्ड की तरफ देखते हुए रहेगा। वेरी गुड, थैंक यू वसु जी।
अब इसमें Thank you. हमको क्या क्या ध्यान रखना है, देखिए फर्स्ट तो जो स्ट्रेट लेग है उसका फर्मली ग्रिप्ड, मतलब आपका जैसे ये पूरा पैर का पंजा है, वो पूरा पैर का पंजा फ्लोर से टच होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सामने टोज स्लाइडली उठ जाए, क्योंकि ज़्यादातर एथलीट की से जो मिस्टेक होती है या जो गलती होती है वो यही होती है कि ये जो टोज होते हैं ये स्लाइडली उठ जाते हैं। क्यों उठते हैं? क्योंकि जब ये टोस को फ्लोर से टच करते हैं तो ये जो हैमस्ट्रिंग मसल्स होते हैं इन पर बहुत अधिक स्ट्रेचिंग आती है, और अगर उसके हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबल नहीं है तो वो क्या करेगा, हल्का सा टोस को ढीला कर लेगा, फर्मली ग्रिप नहीं करेगा, राइट। सो एक तो यहाँ पर पॉइंट माइनस होने के बहुत चांसेस होते हैं। सेकंड, इसमें जो दूसरा पैर है जिसका केवल टो टच करना है, तो यहाँ पर क्या मिस्टेक होती है कि देखिए दोनों थाइज जो हैं ये आपस में बिल्कुल एक दूसरे से सेम है ना। ऐसा नहीं है कि एक थाई ऊपर है एक नीचे है, सेम लेवल पे है। तो मोस्टली ये जो सेम लेवल है इसको एथलीट डिस्टर्ब कर लेता है, राइट। क्योंकि इसको डिस्टर्ब करने से ये 90 डिग्री का एंगल इजीली बन जाता है और जो स्ट्रेट लेग है इसके हैमस्ट्रिंग पर प्रेशर कम हो जाता है। तो इस प्रेशर को कम करने के लिए वो यहाँ एडजस्ट कर लेता। सी हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ना ये बहुत कंफर्टेबल जोन की हैबिचुअल होती है ना। हम 1 घंटे के लिए भी किसी हॉल में घुसते हैं ना तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी चेयर आगे है, चलो यहाँ से अच्छा दिखेगा। अब फिर आगे भी 10 चेयर है तो इसके फैन, इसके ऊपर फैन है तो थोड़ी गर्मी कम लगेगी। तो ये ह्यूमन नेचर है कि वो कंफर्टेबल जोन को हमेशा तलाशता है। और जब वो बहुत एक लंबी एज तक आता है, मान लीजिए कोई भी प्लेयर है 12, 15, 16 साल का हो गया, तो उसके वो बिहेवियर पैटर्न्स बन जाते हैं और क्या होता है कि वो अनकॉन्शियसली मसल्स को एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। तो वो तो अनकॉन्शियसली कर लेता है, लेकिन यहाँ कोच का काम रहता है कि वो कॉन्शियसली देखे कि उसने क्या चेंजेस किए हैं अपने मसल्स में, ठीक है। फिर अब देखिए यहाँ पर एक और बात क्या है समझने लायक कि यहाँ हैंड्स की पोजीशन अलग अलग है ना। एक नीचे है जमीन पर, दूसरा फ्लोर के पैरेलल है, लेकिन दोनों हैंड्स जो हैं वो सिर के पास ही है। तो आपका सिर जो है, जो हाथ नीचे जा रहा है फ्लोर पर, इसके बाइसेप आपके जो कान है उससे टच रहना चाहिए, क्योंकि यदि ये बाइसेप को लूज करके सिर को और नीचे ले जाएगा तो यहाँ पर जो फेस फेसिंग फॉरवर्ड है ये कंडीशन पूरी नहीं होगी, क्योंकि उसका सिर थोड़ा सा और बेंड हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, फेस फेसिंग डाउनवर्ड हो जाएगा। देखिए बहुत स्लाइटली डिफरेंस है यहाँ पे, है ना। तो इसका मतलब ये पूरा फिगर अप लेके उसको देखना कहाँ है, सामने की तरफ। अगर वो सामने की तरफ देखेगा तो ऑटोमेटिक उसका फेस जो है वो फॉरवर्ड रहेगा। और मैम इसमें भी बाइसेप ईयर्स के साथ रहेगा। बाइसेप, ये जो फ्लोर पर जो हाथ है उसके बाइसेप ईयर्स के साथ रहेंगे, जो ये वाला पैरेलल है उसका नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चमत्कार आसन एथलीट को आपको बताना है। मैम चमत्कार आसन लगवाने के प्रिपरेटरी स्टेप्स क्या हो सकते हैं? इसके प्रिपरेटरी स्टेप देखिए, फर्स्ट तो होगा कि सिंपल बैक बेंड करें, दोनों हाथों को कमर पे रख के और बैक साइड बेंड करें। जब वो आ जाता है तो उष्ट्रासन लगवाएं। उष्ट्रासन में परफेक्शन आ जाता है तो चक्रासन पर आए। चक्रासन में जब परफेक्शन आ जाता है तब उसके बाद पूर्ण चक्रासन पर जाएं, और पूर्ण चक्रासन पे जब परफॉर्मेंस आ जाता है तब इस पोज पर आए, ठीक है। तो इस तरह के उसी सीक्वेंस के जो आसन होते हैं वो उसके प्रिपरेटिंग पोज होते हैं। जैसे जो चक्रासन भी नहीं लगा सकता तो उसके लिए बैक बेंडिंग और उष्ट्रासन ही प्रिपरेटिंग पोज रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कौन बताएगा नेक्स्ट? तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके नितिन जी, वेलकम।
So Chitra Mudrasana, इसमें both palms and one leg firmly placed on the ground. So both the palms और एक leg properly placed over ground में base को ready करने के लिए. Then supporting leg will be with the heel uplifted centrally aligned with the both the palms. So supporting leg जो वो heel के साथ uplifted रहेगा centrally align करके proper तरीके से, and with the both the palms rest रहेगा उसमें. Then the head between the both the hands looking forward. So gaze हमारा forward की तरफ रहेगा और head हमारा हाथों के बीच में रहेगा. Other leg should be stretched, making 60 degree to the ground, and the two pointed plantar flexion. और जो दूसरा लेग जो हवा में है वो 60 डिग्री का एंगल बना के टू पॉइंटेड रहेगा विद अ प्लांटर फ्लेक्शन. पूरा स्ट्रेट हमारा एंकल रहेगा उसमें. प्लांटर वेरी फ्लेक्शन. गुड, वेरी गुड नितिन जी, थैंक यू सो मच. देखिए इसमें सबसे फर्स्ट तो क्या करना है कि जो पाम्स हैं वो पूरी तरह फ्लोर पर ग्रिप्ड रहें, फर्मली प्लेस्ड रहें, और जो एक लेग फ्लोर पर है वो दोनों पाम्स के सेंटर में रहेगा. ठीक है, इसकी हील ऊपर उठी हुई रहेगी, नी स्लाइडली बेंड रहेगा. अब यहाँ पर भी जो हेड है वो दोनों जो आर्म्स हैं उनके सेंटर में रहेगा, ना उससे ऊपर और ना ही उसके दोनों हाथ से और अंदर की तरफ. तो दोनों हाथ को टच करते हुए उसके कान रहेंगे. फिर जो लेग वो ऊपर उठा रहा है ये कितना उठाना है, 60 डिग्री. ठीक है, और ये प्लांटर फ्लेक्शन है. तो जब आपने बायोमैकेनिज्म पढ़ा होगा तो उसमें जैसे आपका ये सोल है, ठीक है, ये पैर का पंजा है आपका सपोज, तो इसमें क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है. वेंट्रल पार्ट क्या होता है, ये होता है, और डॉर्सल ये होता है. तो जब इसको हम सपोज आप बैठ के लेग को स्ट्रेट किए हुए हैं, तो जब हम ये पैरों की उंगलियां नाभि के बाहर की तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा, प्लांटर फ्लेक्सॉन. और जब आप इनको नाभि की तरफ लाएंगे, मतलब एड़ी बाहर और टोज अंदर, तब क्या होगा, डॉर्सीफ्लेक्सॉन. ठीक है, तो यहाँ पर क्या यूज करना है, प्लांटर फ्लेक्सॉन. और यहाँ पर भी हेड की पोजीशन क्या है, लुक फॉरवर्ड, सामने देखना है, नीचे नहीं, क्योंकि अगर नीचे देखेंगे तो उसका हेड दोनों हाथ से अंदर की तरफ आउट हो जाएगा. क्लियर सभी को? ओके. नेक्स्ट एक पाद सेतु बंध चक्रासन. चलिए इसे कौन बताएगा? ओके गलना जी, वेलकम. हम इसमें supporting leg and hands firmly placed on the ground. जो supporting leg है वो firmly पूरा का पूरा foot इसका ground पे रखा गया है. Supporting leg and same hand should be one straight line. और दूसरा जो supporting leg है वो straight है, पूरा straight है. Other leg should be folded perpendicular to the ground and knee facing up. उसका knee upward है, other leg जो folded है, और हाई मसल्स पर उसका पूरा फर्मली रखा गया है. यस. सो इस आसन, जी हाँ, प्लीज कंटिन्यू. बोथ हैंड्स लुकिंग फॉरवर्ड. फेस जो है वो फॉरवर्ड डन है, फॉरवर्ड है, एंड जो दोनों हाथ है परपेंडिकुलर टू 90 डिग्री एंगल बनाते हुए फ्लोर पे और फर्मली रखे गए हैं उसके पाम. ओके, थैंक यू. देखिए इसका प्रिपरेटिंग पोज क्या हो सकता है, चक्रासन. इसके जस्ट एक पहले का यदि हम पोज देखें, है ना, कि यदि एथलीट को हम चक्रासन में लेके आते हैं और फिर उसके एक लेग को स्ट्रेट कराते हैं, है ना, तो यदि वो चक्रासन की प्रैक्टिस अच्छे से कर पा रहा है, परफॉर्म अच्छे से कर पा रहा है उसकी फाइनल पोजीशन को, तो वो एथलीट इस आसन की प्रैक्टिस कर सकता है. अब इसमें हमेशा ध्यान रखें, इसमें हेड फॉरवर्ड नहीं है, लुकिंग फॉरवर्ड है. राइट. प्लीज म्यूट कर लें जिनका भी माइक अनम्यूट है, प्लीज. सो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले चक्रासन की पोजीशन में आएगा, एक लेग को वो एथलीट स्ट्रेट करेगा और इसके पैर के पंजे को पूरी तरह से जमीन पर प्लेस्ड करेगा.
यहाँ पर फिर ये जो टोज हैं ये उठे हुए ना हो, इसे वो खास तौर पर ध्यान रखेगा। नी की पोजीशन क्या होगी? स्ट्रेट होगी। तो इस आसन में जब नी की पोजीशन स्ट्रेट होगी तो जब तक वो थोड़ा माइक्रो स्ट्रेचिंग नहीं देगा नी में, तब तक वो स्ट्रेच नहीं रह पाएगा, नहीं तो वो स्लाइडली ऐसा बेंड रहेगा नी। तो ये बहुत जरूरी है कि वो उसको माइक्रो स्ट्रेच करे, थोड़ा सा लॉक करे पीछे की तरफ करके। और जब ये पोजीशन वो ले लेता है तो सेकंड लेग को वो स्ट्रेट ऊपर उठाएगा, मतलब उसका जो नी है वो बिल्कुल कहाँ होना चाहिए? आकाश की तरफ, और फिर उसे बेंड कर लेगा। बेंड करने के बाद उसके जो टोस की पोजीशन है वो कैसी है? प्लेंटर फ्लेक्स है ना। टोस जो है वो बाहर की तरफ स्ट्रेच है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्लेंटर फ्लेक्स। और उसका जो देखना लुकिंग है वो फॉरवर्ड, सामने की तरफ, नीचे जमीन की तरफ ना हो। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके बैकवर्ड बेंडिंग के आसन्स हैं, और ये पूरे की पॉइंट्स आप लोगों के COP में दिए गए हैं। ठीक है, तो उनको आप लोग खोलिए, एक एक आसन को पढ़िए। अब सपोज मान लीजिए आपके पास एथलीट आता है, उसकी बैक बेंडिंग बहुत अच्छी है लेकिन उसकी ट्विस्टिंग अच्छी नहीं, तो आप उसको किस इवेंट के लिए पुश कीजिए? बैक बेंडिंग इवेंट के लिए। अब बैक बेंडिंग में उससे सबसे पहले देखिए कि वो कौन सा आसन है कि जो उसकी बॉडी अलाउ कर रही है। मान लीजिए हम इसका ही एग्जाम्पल लेते हैं लास्ट का, तो मान लीजिए वो चक्रासन बहुत अच्छे से लगा पा रहा है। ठीक है, तो आप धीरे धीरे उसको चक्रासन से पुश करते हुए पूर्ण चक्रासन पर लेकर जाएं, फिर पूर्ण चक्रासन से इस आसन पर लेकर आए, फिर इसके भी जो और एडवांस आसन B कॉलम, C कॉलम, D और E में है, तो वैसे उसको इम्प्रूव कराते हुए ले जाएं। लेकिन इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि कोई भी आसन कराने के पहले एथलीट की परफॉर्मेंस तभी अच्छी रहेगी जब आप उसका वार्म अप, उसके प्रिपरेटिंग पोज सॉरी आसन और कूल डाउन, ये सारे स्टेप ड्यूरिंग प्रैक्टिस यदि आप अपने एथलीट से प्रॉपर कराते हैं तो वो लंबे समय तक आसानी से परफॉर्म कर पाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत बॉडी फ्लेक्सिबल में है, उससे बोलो एथलीट तुरंत लगा देता है, ठीक है वो उस समय हो जाता है, बट कहीं ना कहीं वो उसके मसल्स को रिस्क फैक्टर में लाता है और इंजर्ड करता है। तो आप देखिए कि कई बार जो प्लेयर होते हैं वो बहुत लंबे समय तक नहीं खेल पाते हैं। अक्सर योग के जो प्लेयर्स होते हैं उनको बैक की प्रॉब्लम होने लगती है कुछ समय बाद। तो उन सब का रीज़न सिर्फ इतना होता है कि हम फोर्सली उसको डायरेक्ट उस आसन को करने को बोलते हैं। तो पेशेंसली थोड़ा सा मेहनत करें एक कोच की तरह, और उसका पूरा डाटा मेंटेन करें, उसके पूरे मसल्स को आपको पूरा आपके पूरा मैप होना चाहिए मसल्स का आपके दिमाग में। उसके बॉडी अलाइनमेंट्स को ध्यान रखें, फिर उसके बाद ये ध्यान रखें कि उसके कौन से मसल्स थोड़े हार्ड हैं तो उनका वार्म अप ज़्यादा कराएं, जो ऑलरेडी फ्लेक्सिबल हैं तो उनका वार्म अप आप थोड़ा कम करा सकते हैं, है ना। फिर जैसे सपोज हाथ में उसकी स्ट्रेंथ नहीं है तो कुछ ये जो मेटाकार्पल रिस्ट, इसकी एक्सरसाइज ज़्यादा कराएं। तो इस तरह से आपको जैसे ही उस एथलीट का नाम आता है तो एक पूरा मैप आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि वो किस स्टेज पर है या उसकी पोजीशन क्या है, तभी आप उसको इम्प्रूव करा पाएंगे और आगे बढ़ा पाएंगे। तो एक मेथड तो ऐसी होती है कि बस आए, हमको ये योग बनता है, ये चीज़ें हमें मालूम है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, हमने उसको आसन करा दिए। दूसरी होती है एक साइंटिफिक अप्रोच, कि आप उस साइंस को डीपली समझते हुए और उसको आगे लेके जाते हैं। तो आपको ये दूसरी अप्रोच ही लेनी है और उसी वे में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अब हम इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आंसर ले लें। किसी के कोई क्वेश्चन हो तो वो बता सकता है।